नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया होंगे ना। तो मेरे प्यारे साथियों, कैसा लग रहा है सेशन आपको, है ना? टेस्ट सीरीज जो आपके साथ साथ चल रही है, जो क्वेश्चन बैंक चल रहे हैं, आपको उसमें मज़ा आ रहा होगा, आनंद ले रहे होंगे आप, है ना? चलिए। तो माय डियर, जैसे कि अपनी क्लास का सिलसिला लगातार 8 बजे से चालू हो रखा है, और आई होप आपके लिए ये क्लास जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो मित्रों, सबसे पहले अपनी ये प्यारी खूबसूरत सी जो बाइलिंगुअल बुक है, इसमें 50 प्रैक्टिस टेस्ट हैं, पूरे की पूरे आर्मी एग्ज़ाम पैटर्न पर। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में ये अवेलेबल है। अब ये हरियाणा के सभी बुक सेलर पे ये बुक उपलब्ध है। अगर फिर भी आपको नहीं मिलती तो इम्पैक्ट एकेडमी के पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एकेडमी का एड्रेस आपको पता ही है। जी हाँ, हिसार लोकल बस स्टैंड के पास, ऋषि नगर, गली नंबर 2। ठीक है, चलिए। तो माय डियर, आज का पहला और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, पहले ये बताइए, आवाज़ क्लियर आ रही है ना? कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ। क्या बताइए, क्या मेरी आवाज़ आपको तक क्लियर आ रही है? बिल्कुल वॉइस नीट एंड क्लीन है? चलिए, वॉइस नीट एंड क्लीन है तो बहुत बढ़िया। चलिए, तो माय डियर, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चन क्या है कि इन विच ईयर डिड द काकोरी एक्शन केस टेक प्लेस, यानी कि काकोरी एक्शन मामला किस वर्ष हुआ था? काकोरी, है ना? आपको पता है, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल, इन्होंने एक ट्रेन में क्या की थी? डकैती की थी, है ना? आप देखोगे, सहारनपुर एक ट्रेन जा रही थी, सहारनपुर। और ये कहाँ से आ रही थी ट्रेन? लखनऊ से। लखनऊ से ये ट्रेन आ रही थी। ठीक है, लखनऊ से ये ट्रेन आ रही थी कहाँ पर बेटा? सहारनपुर आ रही थी। तो ये ट्रेन जब आ रही थी तो इसमें कुछ अंग्रेज अधिकारी अपना सामान लेके जा रहे थे, कुछ कैश लेके जा रहे थे, और कैश का अमाउंट कितना था? 5,000 रुपये। ये लूट की रकम थी। और ये घटना कब होती है? 9 अगस्त को होती है, 1925 में होती है। कब होती है? 1925। आंसर क्या आएगा? 1925। और ये इसको इसको संज्ञान देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बेटा जो थे, एचआरए के सदस्य थे। एचआरए, एचआरए क्या है? संगठन था एक, जिसका फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बेटा इस एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। इसकी स्थापना की थी बेटा सचिंद्र सान्याल ने। सचिंद्र सान्याल, ठीक है, सचिंद्र सान्याल ने की थी। इसके सदस्य कौन कौन थे? बेटा इसके जो सदस्य थे ना, जिन्होंने काकोरी एक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया था, एक का नाम था बेटा चंद्रशेखर आजाद। एक का नाम था बेटा चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। और दूसरे कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल, ये क्या थे बेटा? इसके सदस्य थे। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल जो बेटा इसके क्या थे? सदस्य थे। ठीक है, चलिए। तो इन्होंने ही काकोरी एक्शन इन्होंने ही किया था। काकोरी नाम की जगह पर हुआ था, इसलिए क्या आता है? काकोरी एक्शन। चलिए माय डियर, आवाज़ बिल्कुल क्लियर होगी? हाँ, आप बिल्कुल ठीक। ओके भाई, फैंटास्टिक, वेरी गुड भाई। ओके ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आए माय डियर, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं रे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द वर्ल्ड, विश्व के में प्रदूषण का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो क्या है? देखो पहला ऑप्शन क्या दिखता है? अ, शाकनाशी और कीटनाशी, जो कीटनाशी होते हैं ना, जो डाले जाते हैं, वो हो गया। अच्छा, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा, ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं। अच्छा, तीसरा है कूड़ा और कचरा। चौथा है औद्योगिक बहिस्त्राव। औद्योगिक बहिस्त्राव का मतलब होता है उद्योगों से निकलने वाले जो गंदा केमिकल होता है, जो पानी के साथ बहाकर, है ना, सीवरेज में, सीवरेज से नदियों में चला जाता है। पर इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जो विश्व में सबसे बड़ा प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, वो है कूड़ा करकट, यानी कूड़ा और कचरा। क्या आंसर आएगा? कूड़ा और कचरा। देखो, हम आमतौर पे अपने आपके या मेरे शहर में जब भी हम घूमेंगे तो हमें आमतौर पे खूब सारा कहीं ना कहीं
पॉलीथीन, है ना, गंद वगैरह उड़ते हुए दिखेंगे आपको, है ना, हवा के साथ वो कैब उड़ते हुए दिखेंगे, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। ये पूरे विश्व की समस्या है, ये भारत की नहीं है, ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी क्या है, समस्या है। ठीक है, तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप इसका आंसर हो जाएगा कूड़ा और कचरा। क्या आंसर हो जाएगा बेटा इसका, कूड़ा, कूड़ा और कचरा इसका बेटा आंसर हो जाएगा। आइए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन खूबसूरत सा क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर में आप 100% मिस्टेक करोगे। आप अगर कोशिश करो, आप इसका क्या आंसर हो सकता है, कोशिश करो आप। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्रहीय अभियान था। अंतर्ग्रहीय, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो, क्या क्या रखा है, अंतर्ग्रहीय। अंतर्ग्रहीय का मतलब क्या होता है, इंटर प्लैनेटरी। इसका मतलब क्या होता है, अंतर्ग्रहीय का मतलब, मान लो ये एक ग्रह ये है, एक ग्रह ये है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाना। ठीक है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाना। ठीक है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाना, तो इसको कहते हैं अंतर्ग्रही। तो हमारा कैसा पहला अभियान था कि भारत एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर गया था, है ना, भारत एक ग्रह से पहले दूसरे ग्रह पे गया था। तो अब देखो पहला ऑप्शन क्या है, चंद्रयान। और मुझे पता है आप पहला ही ऑप्शन देखो, है ना, रुझान आने शुरू हो जाते हैं, है ना, रुझान आते ही रहते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर, देखो गलत बता रहे हो बेटा, चंद्रयान नहीं आएगा। ऑप्शन देखो बेटा क्या कह रहा है कि वो एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर, यानी कि हम पृथ्वी के अंदर रहते हैं, पृथ्वी से बाहर कौन कौन से ग्रह पे गए हैं हम। पहला पहला भारत का कौन सा ऐसा जो अभियान था कि हम पृथ्वी से बाहर किसी दूसरे ग्रह पर गए थे, तो बेटा वो था मंगल, मंगलयान 2013 के अंदर गए थे हम। ठीक है, 2013 के अंदर हमने प्रथम प्रयास किया था मंगल ग्रह पर जाने का। ठीक है, चंद्रयान तो मिशन, तो बेटा ये चंद्रयान मिशन जो है, हम चंद्रमा पर गए थे 2023 में। चंद्रयान बेटा 3 मिशन गए थे चंद्रयान के, चंद्रयान के बेटा 3 मिशन गए हैं। एक 2008 में, फिर दूसरा हमने कोशिश की थी 2019 में, ये दोनों फेल हो गए थे, पर 2023 के अंदर हम सक्सेसफुल हो गए थे। ठीक है, तो चंद्रमा की धरती पर हम सक्सेसफुली पहुंचा दिया था हमने अपना अभियान, हमने अपना एक सैटेलाइट पहुंचा दिया था। ठीक है, तो चंद्रयान, तो चंद्रमा बेटा आपको पता है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है या नहीं है, मारूंगा मुक्का एक कान पे चलिए, तो बेटा जी जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा, चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का क्या है बेटा, प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल। क्या है बेटा, प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा पृथ्वी का। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का क्या है बेटा, प्राकृतिक उपग्रह है। क्योंकि आप देखो हर ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, पर किसके नहीं है, बताओ फटाफट कमेंट में, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट। किसके प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, तो एक बुध का नहीं है और शुक्र का नहीं है, बाकी सबके हैं। तो एक माय डियर सबसे ज्यादा बताओ, सबसे ज्यादा किसके हैं, देखो सबसे ज्यादा पूछ लेगा, तो आज की डेट में सबसे ज्यादा शनि के हैं, शनि के हैं। अब चेंज हो चुका है डाटा, डाटा चेंज हो चुका है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, बृहस्पति। क्या आता है बेटा, बृहस्पति। अच्छा एक याद रखना, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति के बारे में याद रखना। बृहस्पति जो है बेटा सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और जो बुध है बेटा, बुध, बुध क्या है, ये सबसे छोटा ग्रह है, बुध सबसे छोटा ग्रह है मित्रों। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह, तो बेटा सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। कौन सा है, शुक्र। और सबसे ठंडा कौन सा है, सबसे ठंडा ग्रह है बेटा वरुण। कौन सा आएगा, वरुण। सबसे गर्म कौन सा है, शुक्र, और सबसे ठंडा कौन सा है, वरुण ग्रह है। ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और क्या बन सकता है यहाँ से, हाँ यही बन सकता है। लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल ग्रह को। लाल ग्रह किसको कहते हैं बेटा, मंगल को। हरा ग्रह किसको कहते हैं बेटा, हरा ग्रह कहते हैं अरुण को।
और नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला, जिसके अंदर हम रहते हैं। और हम आपको पता ही है बेटा जी कहाँ रहते हैं, हम पृथ्वी के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो ग्रह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएंगे आपके। ठीक है, ग्रह से बेटा जी अपने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट या क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बेटा, वेरी गुड। थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान धक्के से इंग्लिश मीडियम नहीं बना करते, अरे धक्के से इंग्लिश मीडियम बन रहे हो रे तुम, है धक्के से, निकम्मो। चलिए, तो ये क्वेश्चन को हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आर्यभट्ट भारत का पहला जो है पहला मिशन था किसी अंतरिक्ष में जाने वाला। आर्यभट्ट भारत का पहला मिशन था। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, स्क्रीन पर ये रहा। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बेटा ये मैडम थी, जिसका नाम क्या था? मैडम। मैडम तो यहाँ पर कौन है? दो हैं, एक एनी बेसेंट है और एक मैडम ब्लावस्की है। तो कौन सा आएगा? तुम्हारी भावनाएं एनी बेसेंट के साथ जाएंगी, मैं जानता हूँ तुम्हें, पर बेटा भावनाओं को कंट्रोल करना, और आंसर क्या आ जाएगा? मैडम ब्लावत्स्की आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा बेटा? मैडम ब्लावत्स्की आ जाएगा आंसर। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी, मैडम ब्लावत्स्की ने की थी। और जबकि बाल गंगाधर जो तिलक है बेटा, इन्होंने होम रूल की स्थापना की थी, होम रूल लीग। होम रूल लीग की स्थापना की थी। कौन से वर्ष में की थी? 1916 के अंदर। ठीक है, जिसमें इन्होंने इनका एनी बेसेंट ने भी साथ दिया था। ठीक है, तो होम रूल लीग में जो एनी बेसेंट थी, इन्होंने भी साथ दिया था, इन दोनों ने मिलकर काम किया था इसे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन दोनों ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी, 1916 के अंदर की थी। ठीक है, कब की थी बेटा? 1916 के अंदर की थी। ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी पूछ लेगा आपसे सीधा सीधा, तो आंसर क्या आ जाएगा? मैडम ब्लावत्स्की आ जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। किस क्रांतिकारी नेता ने अपने अंतिम समय में रामकृष्ण मिशन, अच्छा ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन बताओ कौन सा नेता था भाई? अजीत सिंह था, अरविंदो घोष था, जतिंद्र नाथ बंदोपाध्याय था, या हेमचंद्र कनुनगो था? कौन सा था भाई बताओ, फटाफट से बताओ। रामकृष्ण मिशन, बताओ रे, कोशिश करा करो यार यार। देखो भाई, रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं तो रामकृष्ण मिशन, अरे रे 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 नहीं रे, रामकृष्ण मिशन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? पहली बात तो इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1897 में। किसने की? अच्छा स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना किसने की थी बेटा? स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी। तो किस क्रांतिकारी नेता ने अपने अंतिम समय में रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किए थे? तो बेटा आएगा जतिंद्र नाथ बंदोपाध्याय, इन्होंने किया था। ठीक है, स्थापना तो किन्होंने की थी? 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वामी के रूप में किसने व्यतीत किया था? जतिंद्र नाथ बंदोपाध्याय ने किया था। ठीक है मित्रों, मित्रों यहाँ तुम्हें समझ में आ रहा है मित्रों? आशा करते हैं आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा होगा, है ना? देखो मिशन एक ऐसी चीज है, आपको अपनी जिंदगी के अंदर भी ये चीजें लेके चलनी होती है। मिशन, आप मिशन का मतलब आपने कोई टारगेट बना लिया लाइफ में, बहुत बड़ा कोई टारगेट बना लिया, या आपने को लगा कि आपको बस आर्मी में लगने का है, बस आपको जुनून है करने का है, तो इंसान उसके लिए अपने पूरे पूरे एफर्ट लगाता है, यानी पूरी पूरी कोशिश करता है। क्या तुम कर रहे हो ईमानदारी के साथ? कमेंट देख रहा हूं मैं आपके, तो इसलिए थोड़ा अपने अंदर भी ये चीज़ें देख के चलनी होती है। देखो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री से हमें क्या चीज़ें पता लगती हैं कि इतिहास हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, हमें रटना थोड़ा ना है, हमें कुछ सिखाता है। और कितने महान व्यक्तित्व था, है ना, इनके ही आता है 12 जनवरी को। हम क्या मनाते हैं? 12 जनवरी को हर वर्ष क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, इन्हीं के उपलक्ष्य में।
राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी आए थे जनवरी के अंदर, है ना। तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है क्या है? प्रवासी नेशनल रेजिडेंस क्या था वो? प्रवासी दिवस, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। एटीएम, ओ हो, इतना प्यारा क्वेश्चन है रे। एटीएम करो, एटीएम तो पेटीएम है रे। चलिए एटीएम की बात करते हैं बेटा। एटीएम, एटीएम क्या चीज़ है? आप कहोगे पहला है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, दूसरा है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तीसरा है ऑल टाइम मनी, चौथा है ऑटोमेटिक टेली मशीन। तो बेटा इसकी फुल फॉर्म जो होती है ऑटोमेटेड, क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी एटीएम की, क्या रहेगी? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। देखो मनी की बात करते हैं, मनी यानी मुद्रा की बात करते हैं, तो मुद्रा, तो भारत में आप देखोगे 2000 रुपये की मुद्रा है। अब तो ये 2023 में बंद कर दी, पर इसमें एक चित्र कौन सा था? मंगलयान। कौन सा चित्र था? मंगलयान। एक 500 रुपये का नोट है, अब जो बचा है इस पे कौन सा चित्र है? लाल किला। इस पे कौन सा चित्र है बेटा? लाल किला। फिर 200 रुपये का नोट है, 200 रुपये के नोट पे कौन सा चित्र है? आप कहोगे सांची स्तूप, सांची स्तूप, ठीक है। 100 रुपये का नोट है, 100 रुपये के नोट पे किसका चित्र बना हुआ है बेटा? 100 रुपये के बना हुआ रानी की वाव, रानी की वाव। 50 रुपये पे कौन सा बना हुआ है? 50 पे बना बेटा हम्पी रथ, ठीक है। 20 पे क्या बना हुआ है? 20 पे बना हुआ है एलोरा गुफा, एलोरा गुफाएं, ठीक है। और 10 रुपये पे कौन सा चित्र है बेटा? जी हाँ, 10 रुपये पे कौन सा चित्र है? सूर्य मंदिर कोणार्क। अगर आपको ये देखना हो ना, तो आप अपनी जेब में हाथ डालो। कई बार होता है, कई बार भूल जाओगे आप अपनी जेब में हाथ मारो और पैसे निकालो, जैसे मैं निकालता हूँ, देखो अपने पास आज रोकड़ा रखा है रे। चलिए, जैसे देखो, जैसे 200 रुपये का नोट है ना। 200 रुपये का नोट, जैसे ये नोट है, सामने से आप ऐसे देखते हो कि ये 200 का नोट है। नोट को पलट के देखोगे आप, तो पलट के देखोगे तो पीछे आपको क्या दिखाई देगी? एक फोटो दिखाई देगी, ठीक है। कैमरे में दिखाई दे रही है। इसी फोटो के नीचे देखो, इसका नाम भी लिखा हुआ है। 200 रुपये के नोट पे क्या लिखा हुआ है? सांची स्तूप लिखा हुआ है। ये हर नोट के ऊपर लिखा होता है। जैसे देखो ये 50 का नोट है ना। 50 का नोट है, इस 50 के नोट को आप सामने से खोलोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। बिल्कुल बैक साइड में चले जाओ, बैक साइड में तो आप देखोगे चित्र दिखेगा, उस पर लिखा होगा हम्पी, हम्पी लिखा हुआ है ना। ये देखो डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है हम्पी, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है आप भूल जाओ बेटा, आते हैं ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में। अगर बाई चांस आप भूल जाओ, तो आप भूल जाओगे तो नोट को जेब से निकालना। नोट तो अलाउड होते हैं, सिक्के अलाउड नहीं होते एग्जाम में। नोट तो ले जा सकते हो, क्या पता कौन सा नोट पूछ ले, ठीक है दोस्त। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। तो या तो ये याद कर लो ये नोटों कि कौन कौन सा क्या है, या फिर आप ये याद कर लो कि भाई नोटों को जेब में रखने का है। कुछ तो याद करोगे। चलिए देखा कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं। चलिए। तो आपको पता है, अच्छा नोट, नोट कौन छापता है? नोट, नोट छापने का काम कौन करता है? नोट छापने का काम करता है बेटा आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो आप कहोगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर आपसे पूछ ले स्थापना कब हुई थी, तो बेटा इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935, ठीक है। और सीधा सीधा पूछ लेगा इसका मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय का मतलब आज की डेट में मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर? मुंबई में,
मुंबई में। आर्मी में इसका लोगो पूछा जाता है, आया हुआ क्वेश्चन है कि इसके लोगो पर कौन सा वृक्ष है। एक वृक्ष है और एक क्या है, पशु है। तो बेटा वृक्ष कौन सा है, ताड़ वृक्ष जिसको हम नारियल का वृक्ष कहते हैं। पशु कौन सा है, बाघ है। ये भी आपके नोटों पे दिख जाएगा, नोट के ऊपर आरबीआई की मोहर लगी हुई है, तो मित्रों उस मोहर पे जाके तुम देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये आरबीआई से ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है माय डियर, चेयरमैन। चेयरमैन बोले तो अध्यक्ष। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, कौन है। उद्योग मंत्री, प्रधानमंत्री, शेखर कपूर और अनिल कपूर। अनिल कपूर तो नहीं होगा यार, क्या झकास बोलता है रे। चलिए। चलिए, तो माय डियर नीति आयोग का पहली बात तो अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, कौन होता है, प्रधानमंत्री। आपको पता होना चाहिए नीति आयोग की फुल फॉर्म पेपर में पूछ ली जाती है। नीति आयोग की फुल फॉर्म पेपर में पूछ ली जाती है। क्या फुल फॉर्म है, नेशनल, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये बेटा नीति आयोग की क्या है, फुल फॉर्म है। ठीक है, नीति आयोग की क्या है बेटा, ये फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी बेटा 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को क्या करी थी बेटा, इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को बेटा इसकी क्या करी थी, स्थापना करी थी, किसकी, नीति आयोग की। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ सही जवाब दे रहे हो दोस्त आप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आए बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा मित्रों। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कोजेस, यानी कि ओजोन परत के क्षरण के क्या कारण होते हैं। तो ओजोन परत के क्षरण के क्या कारण होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, कैंसर यानी स्तन कैंसर, दूसरा स्किन कैंसर यानी त्वचा कैंसर, तीसरा फेफड़ों का कैंसर यानी लंग कैंसर, और एक रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर। देखो ओजोन लेयर का अगर क्षरण होगा, क्षरण का मतलब क्या होता है, उसमें से छेद हो जाना, खराब हो जाना ओजोन परत का। तो बेटा आपको पता है कि सूर्य से क्या आती है, जो सूर्य है, सूर्य फेंक के मारता है क्या, पराबैंगनी किरणें। सूर्य फेंक के मारता है क्या, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। और ये पराबैंगनी किरणों से होता है बेटा त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर यानी स्किन कैंसर होता है। ठीक है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से क्या होता है बेटा, त्वचा कैंसर होता है। क्या होता है बेटा, स्किन कैंसर होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, त्वचा कैंसर यानी स्किन कैंसर हो जाएगा। अब आपको मैं बता चुका हूं पहले भी हमने पढ़ा होगा कि कुछ इस तरीके से क्या होता है कि जो ओजोन परत है, आपसे पूछ लेगा ओजोन परत, ओजोन परत, ओजोन परत किस में पाई जाती है, तो आंसर आएगा वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत किस में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन परत क्या करता है, यह हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणों से बचाता है। पराबैंगनी किरणों से बेटा क्या करता है, बचाता है। ठीक है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से क्या करता है बेटा, बचाता है कौन, ये हमें ओजोन परत। ठीक है, एक चीज याद रखना कि ओजोन परत को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है वो पहुंचता है किससे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से। क्लोरो फ्लोरो कार्बन गैस, इससे होता है। ठीक है,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से क्या होता है, सबसे ज़्यादा ओजोन परत को नुकसान होता है। ओजोन परत को क्या नुकसान हो जाता है कि बेटा ओजोन परत में हो जाता है छेद। छेद हो जाएगा तो उसमें से क्या निकल के आएगी, पराबैंगनी किरणें निकल के आएंगी। पराबैंगनी किरणें इंसान की त्वचा पे टच होगी, टच होते ही तुरंत प्रभाव से क्या हो जाएगा, त्वचा कैंसर हो जाएगा। इतनी खतरनाक होती है ये पराबैंगनी किरणें। तो ओजोन परत हमारे लिए क्या काम कर रही है, एक तरह का छलनी का काम कर रही है ना। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है कि ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होता है, तो बेटा सॉरी, ओजोन परत के क्षरण से क्या होता है, तो आंसर क्या आएगा, त्वचा कैंसर होता है। और ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आंसर क्या आएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। ठीक है। और ओजोन परत हमें किससे बचाती है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताओ, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। आपको तो रटा होगा ये, भारत की पहली महिला शासिका तो रटा होगा बेटा आपको। भारत की पहली महिला शासिका, बहुत बढ़िया रे, वेरी गुड। क्या आंसर आएगा, रजिया सुल्तान। अरे अरे अरे, आंसर क्या आएगा, रजिया सुल्तान, है ना। रजिया सुल्तान आपको पता है दिल्ली सल्तनत के अंदर 1236 में गद्दी पे बैठती है और 1240 में इसकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। ठीक है, रजिया सुल्तान ये भारत की इकलौती महिला शासिका रही है। भारत की इकलौती महिला शासिका 1236 से 1240 के बीच में रही थी। इसकी जो पिता थे, रजिया सुल्तान का जो पिता था, उसके पिता, इसके पिता का नाम क्या था, इसके पिता का नाम था इल्तुतमिश। ये वही इल्तुतमिश है जिसको क्या कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, इल्तुतमिश। इसी की बेटी थी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश मर जाता है 1236 में। इसके मरने के बाद किसको सत्ता बिठाया जाता है, रजिया सुल्तान को। अच्छा, तो किरण बेदी क्या थी, किरण बेदी, किरण बेदी भारत की, किरण बेदी भारत की पहली क्या थी, पहली आईपीएस, महिला आईपीएस किसकी थी ये, भारत की पहली महिला आईपीएस, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन सी थी, किरण बेदी। रीता फारिया क्या थी, ये भारत की पहली मिस वर्ल्ड बनी थी। ये पढ़ा होगा आपने, मैंने आपको स्टैटिक जीके में निशान लगवा रखे हैं बुक के ऊपर, है ना। यहाँ पर बुक रखी नहीं है, शायद रखी है क्या, नहीं यहाँ रखी नहीं है, नहीं तो मैं आपको बुक दिखाता, नहीं तो मैं आपको बुक दिखाता। ठीक है। तो सुष्मिता सेन क्या बनी थी भारत की पहली, ये पहली बनी थी मिस यूनिवर्स। ये भारत की क्या पहली क्या बनी थी बेटा, मिस यूनिवर्स बनी थी। ठीक है, सुष्मिता सेन। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, ये जो बुक है यहीं से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो इसी बुक से लिया है बेटा। बहुत ही प्यारी और शानदार बुक है ये। आप देखोगे ये बुक ये है बाइलैंग्वेज है, आप इसको देख सकते हैं, बाइलैंग्वेज है। और हर प्रैक्टिस टेस्ट के बाद नीचे की तरफ देखोगे बॉक्स बना हुआ है पिंक कलर का, इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपके आंसर दे रखे हर क्वेश्चन के। 50 प्रैक्टिस टेस्ट है, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। तो माय डियर, अगर किसी को ये बुक चाहिए तो नियरेस्ट बुक सेलर से ये बुक ले सकता है, नहीं तो वो इम्पैक्ट अकेडमी से कॉन्टैक्ट कर सकता है, यहाँ पर आकर भी ये बुक परचेज कर सकता है। ठीक है, ये साइंस की बुक है, स्पेशली फॉर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए है। साइंस की बुक है ये भी बहुत शानदार बुक है माय डियर, ये भी बहुत शानदार बुक है। ठीक है, और ये भी क्या है बेटा, बाइलिंगुअल है। देखिए ये भी क्या प्रैक्टिस टेस्ट है ये भी, और ये भी क्या है आपके बाइलिंगुअल है। ठीक है, साइंस के कोई एनए वगैरह की तैयारी कर रहा हो या टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो वो भी ये बुक परचेज कर सकता है। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ब्रोकन विंग्स। ओए होए, ब्रोकन विंग्स, विंग्स क्या गए टूट, विंग्स का मतलब होता है पंख। ब्रोकन विंग्स किसने लिखी थी बेटा, ब्रोकन विंग्स, बताओ।
आप कोशिश करो, बिल्कुल ठीक आंसर बताओगे, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक बताओगे आप। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया कोशिश, बहुत बढ़िया कोशिश बेटा। आंसर क्या आएगा? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू क्या है? ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी है। भारत की पहली महिला राज्यपाल। भारत की पहली महिला राज्यपाल कहाँ की बनी थी ये? उत्तर प्रदेश की बनी थी, उत्तर प्रदेश की। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद आपको पता है भारत के क्या है? पहले राष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भी एक बुक लिखी थी। इनकी बुक का नाम क्या था? इनकी बुक का नाम था इंडिया डिवाइडेड। इनकी बुक का नाम क्या था बेटा? इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड। ठीक है। प्रेमचंद की कौन सी थी बेटा? फेमस बुक है गोदान। प्रेमचंद की कौन सी है बेटा? गोदान। ठीक है। महात्मा गांधी ने तो क्या बताई यार, इन्होंने हिंद स्वराज लिखी थी यार। इनके तो आपको याद रटे ही होंगे, हिंद स्वराज और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है, ये गांधी जी की है। तो बुकों से भी बेटा आर्मी आजकल क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, बुक से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बुक भी आपको याद होनी चाहिए, कौन सी बुक किसने लिखी थी। जैसे शाहनामा किसने लिखी थी, याद हो अगर क्लास में तो मैंने आपको एक कहानी बताई होगी कि शाहनामा बुक लिखने के पीछे का औचित्य क्या था, है ना। और एक जैसे मैंने आपको बताई होगी किताब उल हिंद बताई थी, है ना, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। किताब उल हिंद ये किसने लिखी थी? याद करो, क्लास में इसके ऊपर भी मैंने एक कहानी बताई थी। कोशिश करा करो बेटा, दिमाग पे जोर डालने की कोशिश किया करो। तो किताब उल हिंद किसने लिखी थी? अल बरूनी ने। और अल बरूनी जो था ये किसका दरबारी कवि था? ये गजनवी का दरबारी कवि था। जो मोहम्मद गजनवी था ना, मोहम्मद गजनवी का दरबारी कवि था ये। इसकी लिखी हुई किताब है ये। ठीक है, दरबारी। और गजनवी ने भारत पे कितनी बार अटैक किया है? गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। गजनवी ने भारत पर कितनी बार अटैक किया है? 17 बार आक्रमण किया है। ठीक है, गजनवी ने भारत पे कितनी बार अटैक किया है? 17 बार। ठीक है, ओके माय डियर, बढ़े आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा। क्यूबा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। क्यूबा, क्यूबा क्यूबा क्यूबा। अबे आजा। क्यूबा किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? क्यूबा। तो बेटा क्यूबा जो है विश्व में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन करता है? चीनी का करता है। ठीक है, और क्यूबा को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। इतना करता है, इतना करता है उत्पादन कि इसको क्या कह दिया जाता है? चीनी का कटोरा। ये भी किसको कहा जाता है? क्यूबा देश को कहा जाता है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चीनी का अगर कोई प्रोडक्शन करता है, अगर उत्पादन कोई करता है, तो मित्रों वो कौन सा है? वो क्यूबा आएगा आंसर। ठीक है, कौन आएगा? क्यूबा। तो इसको चीनी का कटोरा भी कहते हैं, ये भी आप याद रखना। कई बार एग्जामिनर ऐसे करके भी थोड़ा घुमा देगा क्वेश्चन, ताकि आप गलती करो, पर आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आपको आंसर बता दिया गया। तो मेरे सुंदर सुंदर से गुलाबी बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव कौन थे? तो बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रथम महासचिव था, देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? यूएसए के अंदर हुई थी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर इसकी क्या होती है? स्थापना। जब इसकी स्थापना हुई
तब इसके जो पहले महासचिव बने थे वो कौन थे? त्रिगवेली बने थे। कौन बने थे? त्रिगवेली बने थे। ठीक है, तो इसीलिए आप देखोगे हर वर्ष 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ये हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन पे मित्रों। चलिए, तो मेरे सुंदर सुंदर से गुलाबी बच्चों अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बेटा, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल तो थी सरोजनी नायडू। ठीक है, अबे आजा। पहली महिला राज्यपाल तो थी, वो थी सरोजनी नायडू। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। कोशिश करा करो बेटा, आंसर दो। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो आंसर क्या आएगा बेटा? सुचेता कृपलानी। क्या आंसर आएगा बेटा? सुचेता कृपलानी बनी थी। ठीक है, अच्छा, विजय लक्ष्मी पंडित का क्या बन सकता है? ये संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला अध्यक्ष। भारतीय महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, इसके बारे में ये है। एनी बेसेंट के बारे में बता ही चुका हूं। एनी बेसेंट ने भारत में आके होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक जी के साथ, है ना, 1916 के अंदर। और मायावती आपको पता है ये मुख्यमंत्री रह चुकी है। ये मुख्यमंत्री रह चुकी है कहाँ की? यूपी की। ये कहाँ की मुख्यमंत्री रह चुकी है बेटा? उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है। पर उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछ लेगा तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? सुचेता कृपलानी आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा बेटा? सुचेता कृपलानी आंसर आएगा। ठीक है बेटा जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ, ये क्या कह रहा है बेटा? एपिग्राफी यानी पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन होता है? पूरा लेख। पूरा लेख का मतलब क्या होता है समझिएगा, कि हम जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम जो अपना प्राचीन काल इतिहास पढ़ते हैं, तो उस प्राचीन काल इतिहास के बारे में हमें इतने राजाओं के बारे में पता है। प्राचीन काल इतिहास में हमें इतने राजाओं के बारे में जो पता है वो पता लगा हमें कहाँ से? तो हुआ ये था कि जो प्राचीन काल के जो राजा हुआ करते थे ना, तो वो अपने बारे में या उनका जो शासन काल हुआ करता था, या उन्होंने जो जो अपने राज्य में काम किए या अपने शासन काल में जो काम किए ना, उनको वो कहीं ना कहीं किसी पिल्लर बनवा के उस पर लिखवाते थे, यानी कि उस पर गुदवाते थे, उस पर गढ़वाते थे। ठीक है, अपने बारे में कि मैं राजा हूँ और इस शासन काल से इस वर्ष मैंने ये बनाया है, ऐसा वैसा। तो इन राजाओं के बारे में वो अपनी जो उनकी खुद की लिपि हुआ करती थी, जो भी वो इस्तेमाल करते थे, उस भाषाओं में वो दीवारों पे लिखे करते। जैसे हम अशोक के लेख पढ़ते हैं, है ना, अशोक के, तो अशोक के बारे में तो हमको पता ही नहीं था। अशोक के बारे में पता लगा भी 200 साल पहले, अंग्रेज आए थे। अंग्रेजों ने आके ही अशोकों के शिलालेखों को खोजना शुरू करा, उन्होंने इसको पढ़ना शुरू करा। उससे पहले अशोक के बारे में किसी को पता ही नहीं था, पर अशोक करके गया काम ऐसे, है ना। वो भी शिलालेख खूब सारे लिखवा के गया। तो इन शिलालेखों को जो अध्ययन करना होता है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये जो अध्ययन होते हैं, पूरा लेख शास्त्र का किसका अध्ययन होता है? ये शिलालेख कहलाता है, इंस्क्रिप्शंस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? इंस्क्रिप्शंस कहलाता है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है आपसे, बताओ पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? फटाफट बताओ। पक्षी 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 का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिश करो बेटा। पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा? पक्षी पक्षी बेटा, पक्षी जो होते हैं ना, बर्ड्स, चाहे कोई भी पक्षी हो, उसका अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी।
पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है ये भी, इसलिए बता रहा हूं मैं। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत सा क्वेश्चन है। पंजाब, देखो गरम दल के नेता हुआ करते थे तीन। गरम दल आपने पढ़ा होगा, एक नरम दल और एक गरम दल। गरम दल के तीन नेता हुआ करते थे। एक का नाम था लाल, एक का नाम था बाल, एक का नाम क्या था? पाल। जो लाल थे वो कहाँ के, क्या नाम था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। पाल कौन थे बेटा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। पाल कौन थे बेटा? विपिन चंद्रपाल। विपिन चंद्रपाल। ठीक है, ये गरम दल के नेता थे। ये कहाँ के थे? जो लाला लाजपत राय थे बेटा, ये थे पंजाब के। ये थे पंजाब के। बाल गंगाधर तिलक कहाँ के थे? ये थे महाराष्ट्र के। ये थे बेटा महाराष्ट्र के। और विपिन चंद्रपाल कहाँ के थे बेटा? ये बंगाल के थे। तो पंजाब केसरी कह रहा है, वो कहा जाता है लाला लाजपत राय को। किसको कहा जाता है बेटा? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ठीक है, लाला लाजपत राय को। तो इस तरीके से आपको ये चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। ये तीनों के तीनों क्या थे? गरम दल के नेता थे। क्या थे? गरम दल के नेता थे। तो गरम दल के नेता के नाम से कौन विख्यात है? इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है। बाल गंगाधर तिलक, ये बहुत ही, इनके ऊपर तो एक बायोग्राफी भी लिखी थी किसी ने। एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, उसका अंग्रेज अधिकारी नहीं हुआ करता था, वो एक पत्रकार था। एक ब्रिटिश पत्रकार था, उसका नाम था वेलेंटाइन कैरोल। वेलेंटाइन कैरोल। इसने एक तिलक पे किताब लिखी थी, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। कि भारत के अंदर दंगों का सबसे बड़ा कारण क्या है? वो कारण है बाल गंगाधर तिलक। इसके अंदर ये बात बता रखी थी वैलेंटाइन करोल ने। ठीक है, ये ब्रिटिश पत्रकार था, इसने ये किताब लिखी थी बाल गंगाधर तिलक पे। तो ये भी आपको पता होना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए। और आप यहां से एक आपको सी आर दास जो लिखा हुआ है ना, सी आर दास, सी आर दास के बारे में एक बात और इंपॉर्टेंट है। जो सी आर दास लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम है चितरंजन दास। इन्हें देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। देखो, देश बंधु, दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? ये आपके लिए होमवर्क है। आपको इस वीडियो के, जब भी ये वीडियो समाप्त होगी, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखो, एक तीन बंधु होते हैं, दीन बंधु, देश बंधु और बंग बंधु। दीन बंधु, देश बंधु और बंग बंधु। ठीक है, बंग बंधु के नाम से जाना जाता है मुजीबुर रहमान। ये मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया होगा जब आपने क्लास लगाई होगी। देश बंधु के नाम से जाना जाता है सी आर दास। मेरा क्वेश्चन ये है कि दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? मुझे पता है आप इसमें गलती करोगे। ठीक है, मुझे पता है आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भगत सिंह के बारे में आपको पता ही होगा, है ना? इनको असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में इनको अरेस्ट किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? बात किसकी कर रहे हैं बेटा? वंदे मातरम की। तो बेटा वंदे मातरम जो गीत है, ये मैंने आपको बताया था। वंदे मातरम जो गीत है, ये आनंद मठ से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ से। और आनंद मठ किसकी लिखी हुई है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी की ये बुक है। यहीं से हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, यहीं से लिया गया है। और जबकि हमारा जो राष्ट्रीय गान है, जो क्या है, जन गण मन, जन गण मन, ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ ठाकुर ने।
रविंद्रनाथ ठाकुर ने, ये इन्होंने लिखा है। ठीक है, जनगण मन जो है अपना प्यारा भारत का खूबसूरत सा जो हमारा राष्ट्रीय गान है, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, तो बेटा ये हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है। रविंद्रनाथ लिखा हुआ है बेटा, ये य नहीं है, रविंद्रनाथ है, रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। इनको अंग्रेजों को अ, ठाकुर बोलना नहीं आता था, इसीलिए वो ठाकुर को टैगोर 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 करा करते। टैगोर से क्या बन गया, टैगोर, टैगोर टैगोर प्रोनाउंसिएशन बन गई, पर टैगोर नाम से ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक बुक लिखी हुई है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक किसने लिखी थी, ये बेटा लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी, ये बुक किसने लिखी थी बेटा, दादा भाई नौरोजी ने। ये बुक किसने लिखी थी बेटा, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। ये दादा भाई नौरोजी वही है जिन्हें क्या कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध, भारत का वयोवृद्ध। तो भारत का वयोवृद्ध किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इन्होंने ये किताब लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, गीतांजलि किसने लिखी थी, गीतांजलि, ये गीतांजलि लिखी थी ये रविंद्रनाथ ठाकुर ने, इन्होंने ही गीतांजलि लिखी थी। इसी के लिए ही इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसी किताब के लिए ही इन्हें क्या दिया गया था बेटा, नोबेल पुरस्कार दिया गया था मित्रों। ठीक है, चलिए आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्त। ठीक है, और ये अपनी बुक है, मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, बहुत ही शानदार बुक है। मैं एज ए टीचर बता रहा हूँ, ऐसी बुक पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी जिसके अंदर 50 मॉक टेस्ट हों, पूरे आर्मी के हों, और यहीं से क्वेश्चन फंसते हैं, बाइलैंग्वेज है, विद आंसर की है, और फिर भी आपको सोल्यूशन इसी इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको इसका सोल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, जो मेरा कोई साथी, कोई दोस्त जो जीडी की या ट्रेड्समैन की, आर्मी, अग्निवीर या फिर एयरफोर्स, नेवी, किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है तो ये वो बुक ले सकता है। ठीक है, आपके बुक आसपास जो भी बुक सेलर है वहाँ से ये बुक ले सकते हैं, अगर नहीं है तो इम्पैक्ट एकेडमी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आकर भी आप परचेज कर सकते हैं। सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों आपसे चाहेंगे अलविदा, है ना। तो चलो ठीक है भाई, थैंक यू दोस्त, जय हिंद, जय भारत।